नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ बाबा की कपाट खुलने की नई तारीख आज घोषित की जाएगी। रावल, वेद पाठी और पुरोहित नई तारीख का ऐलान करेंगे। सोमवार को बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख बढ़ा दी गई थी। पहले बद्रीनाथ के कपाट 30 अप्रैल को खुलने थे, लेकिन अब 15 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। इसके साथ ही मद्महेश्वर और भगवान तुंगनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीखों में भी बदलाव किया जाएगा। लेकिन बाबा केदार के कपाट कब खुलेंगे, ये आज तय होगा। पहले 29 अप्रैल की तारीख तय की गई थी जब बाबा केदार के कपाट खुलते, लेकिन कल जिस तरह से बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख बदली गई, उसके बाद ही कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि बाबा केदार के कपाट खुलने की तारीख भी बदली जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला रावलों पर ही छोड़ दिया गया था और आज ये साफ हो जाएगा कि केदारनाथ धाम के कपाट किस तारीख को खुलेंगे। बद्रीनाथ और केदारनाथ की कपाट खुलने की तारीख बदलने को लेकर तीर्थ पुरोहित महापंचायत का ये कहना है कि बद्रीनाथ धाम के इतिहास में पहली बार है जब धाम की कपाट खोलने की तारीख बदली गई है। धाम के तीर्थ पुरोहितों का सवाल है, तो परंपरा अनुसार अब तक की जो व्यवस्था रही है वो पूर्व निर्धारित रही है। जो परंपरा अनुक्रम में बसंत पंचमी के दिन कपाट खुलने की तय तिथि थी, उसी के अनुसार कपाट खुलते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब मंदिर के कपाट खुलने की तिथि समय में परिवर्तन किया गया है। तो इसमें हम लोग तीर्थ पुरोहित लोग भी विचार करेंगे और अपनी राय उसके बाद हम रखें। तो कोरोना महामारी के चलते पहली बार हुआ है जब बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख बदली गई है। इसी बात की जानकारी भी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? कहा यही जा रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बद्री विशाल के कपाट खुलने की तारीख बदली गई है। किस तरीके के और रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 29 अप्रैल को बाबा केदार के कपाट खुलने थे, लेकिन जिस तरह से जो है पूरे देश में, पूरे विश्व में इस समय कोरोना संक्रमण की ये परिस्थिति चल रही है, तो कहीं न कहीं जो है उसके बाद जो है ये डिसीजन लिया गया कि इन तारीखों में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के अंदर ये तारीख आ रही थी। और आज जो है, कल जो है जिस तरह से जो है पहले घोषणा की गई केदारनाथ के भी कपाट खुलने की नई तिथि की और बद्रीनाथ की भी, और बाद में जो जिस तरह से विरोध हुआ केदार घाटी में, क्योंकि जो है कल से ही जब वो नई तिथि घोषित की गई थी, उसके बाद ही विरोध की स्वर उठने लगे थे। लोगों का ये कहना था कि लॉकडाउन जिस तरह से सरकार ने तिथि की घोषणा की है वो गलत है। हालांकि वो तिथि परिवर्तित की जाए, लेकिन उसे उसी अनुसार परिवर्तित की जाए, और जो है जो पारंपरिक जो है रीति रिवाज रहा है, जो परंपरा रही है, उसके अनुसार, और उसी लिए जो आज जो बैठक जो है ऊखी मठ के मंदिर में हो रही है, जिसमें जो वेद पाठी हैं, जो रावल हैं, वो पुरोहित हैं, वो सम्मिलित होंगे और वो ज्योतिष गणना के आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि कब जो है शुभ मुहूर्त जो है बाबा केदार के कपाट खुलने का निकल रहा है। और उसके लिए वहाँ पे तैयारी भी की गई है। 4 से 5 लोग बताए जा रहे हैं कि प्रशासन ने वहाँ पे अलाउ किए हैं, इन लोगों को अलाउ किया, और उसके सिवाय कोई भी जो है वहाँ पे नहीं जा सकता। ये व्यवस्था की गई है और संभवतः जो है 12 बजे तक जो है ये अनुमान लगाया जा रहा है कि नई तिथि जो है घोषित हो जाएगी। बाबा केदार के रावल को लेकर क्या अपडेट है शैलेंद्र? क्या अभी उन्हें क्वारंटीन किया गया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र से वो आए हैं और उनको जो है 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था। उनका स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था जब वो ऊखी मठ मंदिर पहुंचे थे, और उनको ऊखी मठ मंदिर में ही, क्योंकि वो आगे वहाँ पर जो है वो रावल जो है स्वयं ही वहाँ पर ज्यादातर पहले भी जो है अकेले ही रहते थे, तो अभी भी उन्हें अकेले रहने की सलाह दी गई है। हालांकि आज के लिए शायद उन्हें कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ जो है कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित होने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत अहम भूमिका होगी इसमें। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज सुबह 9 बजे पौड़ी के फुलचट्टी में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आनंद सिंह बिष्ट का कल दिल्ली के एम्स में निधन हुआ था। कल देर शाम उनका पार्थिव शरीर पौड़ी के पंचूर गांव लाया गया था। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं होंगे। कल ही उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कोरोना महामारी के चलते फिलहाल वो अंतिम संस्कार के क्रियाकर्म में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन सीएम त्रिवेंद्र रावत की तरफ से कल ही साफ कर दिया गया था कि वो अंतिम दर्शन के लिए जाएंगे। 9 बजे बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा फुलचट्टी में। उस दौरान सीएम वहां पर मौजूद रहेंगे। तो कल दिल्ली के एम्स में आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था। उसके बाद हर तरफ से शोक संवेदनाएं आने लगी थी। हर कोई ट्वीट के माध्यम से शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था, और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को
उनके पैतृक गांव पंचूर ले जाया गया, जहां पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। लेकिन इस दौरान इस बात का ख्याल रखा गया कि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ न जुटने पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के निधन की खबर सुनने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने सीएम योगी को लेटर लिखा है। राष्ट्रपति ने सीएम योगी के पिता के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि मैं आपको और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर आपको इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वहीं पीएम मोदी ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और दुख की इस घड़ी में मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। तो दोनों पत्र हम आपको दिखा रहे हैं जो कि राष्ट्रपति और पीएम मोदी की तरफ से लिखे गए हैं। दोनों ने शोक संवेदनाएं प्रकट की है और दुख की इस घड़ी में परिवार को संबल प्रदान हो, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान हो, इस बात की कामना भी दोनों की तरफ से की गई है। और संवाददाता किशोर रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, अब क्या अपडेट है, किस तरह की हलचल वहां पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, अभी जो ताजा अपडेट है उसमें उनका जो पार्थिव शरीर है वो फूलचट्टी के लिए रवाना हो गया और करीबन 3 एम्बुलेंस और करीबन 14 अन्य वाहन है जिसमें परिवार के सदस्य और उनके रिश्तेदार है। तो 9 बजे को जो समय दिया है उसके मुताबिक फिलहाल यहाँ से जो रास्ता है उनके गांव से तो लगभग वो 1 घंटे का रास्ता है। तो समय तय किया गया है, उसके मुताबिक ही ये माना जा रहा है कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। आप बता रहे हैं तकरीबन 1 घंटे का वक्त लग जाएगा पार्थिव शरीर के फूलचट्टी पहुंचने में। सीएम को लेकर अब क्या अपडेट है? देखिए, तो अपडेट ऑफिस से आया, उसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी करीबन 8:15 साढ़े 8 तक वो वहाँ पर पहुंच जाएंगे फूलचट्टी। और अभी अगर उनके साथी से जो अंतिम यात्रा है उस साथी में अगर बात करें तो खुद धन सिंह रावत इस वक्त मौजूद है, उनके साथ ही चल रहे हैं और उनके रिश्तेदार और जो तमाम सगे संबंधी है आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्यादा लोग ना रखे जाए, तो उसी के मुताबिक करीबन ये माना जा रहा है कि करीबन 30-40 लोग इस अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया किशोर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। उत्तराखंड में सोमवार को 2 और लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज देहरादून के आजाद कॉलोनी के रहने वाले हैं और जमात में शामिल होकर मार्च में लौटे थे। देहरादून में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 24 हो गई है। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें तो अब तक 46 केस सामने आए हैं, जिसमें से 18 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर कोरोना संक्रमितों की जो कुल संख्या है वो 46 पहुंच गई है। 18 ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल एक्टिव केस इस वक्त 24 हैं। अपडेट ये सामने आया है कि 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है जो कि मार्च महीने में जमात में शामिल होकर लौटे थे। उनमें ऐसे सिम्टम्स मिले जिसके बाद दोनों का टेस्ट करवाया गया और पुष्टि हुई है कि उनमें भी कोरोना के लक्षण पाए गए। तो वहीं देहरादून में 2 और कोरोना मरीजों के मिलने के बाद नामदेव कॉलोनी, मुन्नी चौक, बच्चा दाह संस्कार और साथ ही टर्नर रोड को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। 3 मई तक पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं इमरजेंसी की स्थिति में लोगों से 112 नंबर पर कॉल करने की अपील की गई है और जिला पूर्ति अधिकारी को इलाके में खाद्यान्न की व्यवस्था का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सीएम ने कहा है कि प्रदेश में हालात पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि कुछ जमातियों की वजह से दिक्कतें जरूर आई हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका की तारीफ की। सीएम ने लोगों से लॉकडाउन में सहयोग करने की अपील भी की। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कुछ जमातियों के द्वारा जरूर दिक्कतें आई हैं। कुछ लोग बाहर से आए और वो संक्रमित पाए गए, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे जो पुलिस के लोग हैं, निश्चित रूप से उनकी भूमिका
बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। जिस तरह से लोग फ्रंट लाइन में रह कर के काम कर रहे हैं, आज समाज ये मानने लगा है कि सरकार किस ढंग से काम कर रही है। उत्तराखंड में ग्रीन कैटेगरी जिले में फंसे लोगों को अब राहत देने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदारी में फंसे लोग अब अपने घर वापस लौट पाएंगे। हेल्थ चेकअप के बाद डीएम ने अनुमति देने का आदेश दिया है। कोरोना को लेकर सभी डीएम को सीएम की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। शादी समारोह के लिए दोनों पक्षों की सहूलियत देखें। कई बार 2 जिलों में हो सकते हैं मामले। 14 दिन क्वारंटीन में रह चुके लोगों को 15वें दिन भेज दिया जाए। हेल्थ चेकअप के बाद भेजने की व्यवस्था करें। आपको बता दें कि ग्रीन कैटेगरी में बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिले को शामिल किया गया है। यहां पर वो लोग जो कि 14 दिन तक क्वारंटीन रह चुके हैं, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई पुष्टि नहीं होती है, सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, तो मेडिकल चेकअप के बाद उनको उनके घर भेजने की व्यवस्था की जाए। इस बात के निर्देश सीएम की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत समेत अन्य हिस्सों में फंसे नेपाली मजदूरों पर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन और सरकार को निर्देश दिया है कि वो उनके खाने पीने और रहने के साथ ही मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करें। हालांकि इन मजदूरों को नेपाल उनके देश भेजे जाने पर कोर्ट ने दोनों देशों का मामला होने के चलते कोई आदेश नहीं दिया है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा में गंगा गोस्वामी ने जनहित याचिका दाखिल कर ये कहा था कि पिथौरागढ़ के धारचूला, टनकपुर समेत कई हिस्सों में नेपाली मजदूर फंसे हुए हैं। लॉकडाउन से 1 महीने से न्यायिक कार्य बंद है, जिससे राज्य में वकीलों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इसको लेकर दाखिल याचिका का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि पंजीकृत वकीलों को 5,000 रुपए दिए जाएं और मकानों के किराए और बच्चों के स्कूलों की फीस माफ करने की मांग भी की गई है। न्यायालय ने बृहस्पतिवार की डेट लगाते हुए बार काउंसिल और महाधिवक्ता को निर्देशित किया है कि वो इसमें बताएं अदालत को कि कितना फंड इकट्ठा हुआ है, उस फंड का इस्तेमाल वेलफेयर के लिए जल्द से जल्द कैसे किया जा सकता है। आगे के राजाजी टाइगर रिजर्व के हाथियों में वायरल इन्फेक्शन को देखते हुए अब यहां भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। यहां इनके कैंप में सैनिटाइजर का लगातार छिड़काव किया जा रहा है और इन जानवरों की देखरेख में लगे लोगों को बाहर जाने की मनाही है और इन लोगों का राशन और अन्य जरूरत का सामान वहीं पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। खास करके जो हमारे कैप्टिव एलिफेंट्स हैं और जो हमारे पेट डॉग्स हैं, स्निफर डॉग्स हैं, वो जहाँ पे रह रहे हैं उनको लगातार सैनिटाइज किया जाता है उन एरियाज़ को। उसके अलावा जो उनके हैंडलर्स हैं उनको भी अपने क्षेत्र में अपने चौकियों पर लगातार रहने के लिए एक बड़ी खबर देहरादून से है। राजाजी पार्क से राहत भरी खबर आई है। लेपर्ड की कोविड-19 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज आ सकती है हाथी की सैंपल रिपोर्ट। लेपर्ड और हाथी के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल भेजे गए थे। पार्क के चीला कैंप में अस्वस्थ है सुल्तान हाथी, जिसके बाद टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया था। अभी हाथी की रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन लेपर्ड की कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये राहत भरी खबर सामने आई है। इस बात को लेकर आशंका थी कि हाथी और लेपर्ड कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल राहत भरी खबर यही है कि लेपर्ड का कोविड-19 जो टेस्ट हुआ उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हाथी के टेस्ट का फिलहाल अभी इंतजार किया जा रहा है। टिहरी के बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की जा रही है। वहीं दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी भी हो रही है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा टीमें बनाकर बाजारों का निरीक्षण किया जा रहा है। चंबा में मिल रही शिकायतों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा ओवर रेटिंग पर 4 दुकानों का चालान काटा गया और 13 दुकानदारों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लॉकडाउन में मिली छूट के दौरान लोग जरूरी सामान लेने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी हम चंबा के मुख्य बाजार में स्थित हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर को पूरी तरह से मौजूद है और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पे ध्यान रखने के लिए लोगों से बोला जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भी यहाँ पर को लगातार छापेमारी की जा रही है कि कहीं पर को किसी तरह की कालाबाजारी ना हो और जो रेट लिस्ट है वो हर दुकान में लगी रहे। खुद खाद्य पूर्ति अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? हमारे पूरे जिले में टीमें लगा रखी है जो लगातार चेक कर रही है। आज मैं स्वयं चंबा आया हूँ। चंबा में भी मैं मार्केट को चेक कर रहा हूँ, जिसमें कि कई दुकानदारों ने लिस्ट लगा रखी, कईयों ने नहीं लगा रखी है और रेट का थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। उसके हमने 4 लोगों के खिलाफ आज हमने FSSI के अंतर्गत कार्रवाई की है और 4 लोगों को चालान किया है।
तो 4 लोगों का चालान किया गया, सभी को निर्देश दिए गए कि आप लोग अपनी दुकान के बाहर रेट लिस्ट लगाएं और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर को ध्यान रखें, कहीं पर को भी आप भीड़ भाड़ ना लगाएं, जिसके तहत पुलिस भी यहां पर को लगातार सतर्क है। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 चंबा, टेहरी गढ़वाल। पौड़ी में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा राशन बांटने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब भी बताया जा रहा है कि पांबो के तेड़ी गांव सहित कई क्षेत्रों में प्रशासन की मदद जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोग किसी तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी जल्द ही मदद पहुंचाने की बात कह रहे हैं। परिवार है इधर कम से कम 30-35 लोग हैं, सब बेरोजगारी है। अभी हमें जिला प्रशासन से अभी तक कोई सामान नहीं मिला। राजस्व उप निरीक्षक को यहाँ से भेजेंगे कि वो ठीक से उनको वेरीफाई करे और देखे कि उनकी स्थिति कैसी है, और जरूरतमंद जो भी होगा उसको जरूर यहाँ से राशन प्रोवाइड। परिवहन निगम को लॉकडाउन में और घाटा होने लगा है। नैनीताल के भवाली डिपो को ही 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। 22 मार्च से डिपो में बसें खड़ी हैं तो कर्मचारियों को सैलरी का संकट भी खड़ा हो गया है। भवाली डिपो नैनीताल का अहम डिपो है। यहां से देहरादून, दिल्ली और मसूरी के साथ ही अन्य स्थानों के लिए बसों का संचालन होता है, लेकिन फिलहाल सभी बसों के पहिए थमे हुए हैं। तनख्वाह के लाले पहले ही थे और लॉकडाउन ने अब और मुसीबत बढ़ा दी है। और ये देख सकते हैं कि हम इस वक्त हैं भवाली डिपो में, जो परिवहन निगम का है, और बसें यहाँ पर 32 लॉकडाउन के दिन से ही इस तरह से खड़ी हैं। ये देख सकते हैं जो दूरस्थ इलाकों को बसें जाती थी, चाहे वो दिल्ली, देहरादून, मसूरी या तमाम रूटों पर ये बस चलती थी। यहाँ से ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से ये पूरी तरीके से ठप है इनका संचालन। हालांकि अभी तक अगर इन 20-22 दिनों की बात करी जाए तो करीब 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है, और जो दिक्कतें हैं वो अभी और ज़्यादा सामने आ सकती हैं। हालांकि जो तनख्वाह है जो कर्मचारियों की वो अभी तक नहीं मिली है। जनवरी की तनख्वाह जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जनवरी की तनख्वाह वो उनको दी गई है, और अभी तक जो फरवरी मार्च की तनख्वाह है वो इनको नहीं मिली है। हालांकि तनख्वाह को लेकर जो रोडवेज कर्मचारी हैं वो उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल कर चुके हैं, और उस पर कोर्ट ने तमाम चीज़ों को लेकर अपना आदेश भी राज्य सरकार को दिया है। लेकिन जिस तरह से अब बसों का संचालन पूरी तरीके से ठप है, पैसा जो जनरेट है वो नहीं हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो रोडवेज कर्मचारी हैं उनकी मुसीबत और बढ़ने जा रही है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था के लिए पुलिस हर प्रकार से मदद कर रही है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो आज भी भूखे लोगों को भोजन करवा रहे हैं। IIP देहरादून ने एक छोटी रसोई के नाम से उन लोगों को भोजन करवाने की व्यवस्था की है, जिसमें हर दिन 300 से 500 लोगों के लिए भोजन करवाया जा रहा है। लॉकडाउन जब शुरुआत इसकी हुई थी तो उसके अगले दिन से ही यहाँ पे हमने ये छोटा सा प्रयास अपना किया था। शुरू में 40-50 लोग आते थे, परंतु धीरे धीरे करके वो संख्या 300-400 लोगों तक आराम से डेली हो जाती है। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था जो सरकार द्वारा निर्देशित है, पूरी सुरक्षा का पूरा यहाँ पे एहतियात बरती जाती है। ग्लव्स पहने जाते हैं, मास्क पहने जाते हैं। रुड़की शहर और देहात इलाकों में लॉकडाउन के दौरान आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगा है। SP देहात का कहना है कि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगना पुलिस प्रशासन के लिए एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इस महामारी में पुलिस का ध्यान सिर्फ राहत कार्यों में लगा हुआ है। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई और घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। फिलहाल जो अपडेट सामने आए हैं वो संतोषजनक है। आपराधिक घटनाएं अभी नहीं के बराबर हो रही हैं, और ये इस पूरे कोरोना वायरस की आपदा के दौरान का एक सुखद और मानवीय पहलू है, जो हम सब के लिए दूसरी जगहों पर जो आपदा राहत है या क्वारंटाइन सेंटरों की सुरक्षा है, इन स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने में पुलिस को ज़्यादा मदद दे रही है। तो ये एक सुखद पहलू है। लॉकडाउन के चलते विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित शहीद VC गब्बर सिंह की जयंती पर चंबा के गब्बर सिंह चौक पर पूर्व सैनिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए गब्बर सिंह की मूर्ति पर पुष्पांजलि की। वहीं गब्बर सिंह की जयंती पर लगने वाले 3 दिवसीय मेले को भी स्थगित कर दिया गया। उसमें थोड़ा फूल अर्पित करेंगे और झंडारोहण किया हम लोगों ने। बस ज्यादा वहां पर एक 2 आदमी फूल मतलब उनको अर्पित किए, और इस प्रकार से हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित। लॉकडाउन में मिली छूट को लेकर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने एक बैठक की। इस दौरान DM ने सभी अधिकारियों को केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक किस सेक्टर में कितनी छूट दी जाएगी इसकी जानकारी दी। जिन इलाकों में कोरोना के कोई मामले अभी तक नहीं मिले हैं वहां ये छूट मिलती रहेगी। उसको हमने समझाया है कि कौन से क्षेत्र में छूट प्रभावी रहेगी।
ताकि जनता के बीच में ये मैसेज बहुत क्लियर रहे कि कौन सी गतिविधियों को छूट है और उनकी आर्थिक की जो जिस क्षेत्र में जुड़ी हुई है वो कार्यवाही भी सुचारू हो। बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ने वाली रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार की डाट पुल कार्य लॉकडाउन के चलते अधर में लटक गया है, जबकि कार्यदायी संस्था ने जनवरी से शुरू किए गए पुल को 3 महीने में पूरा करने का एग्रीमेंट किया था। ऐसे में रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने भी नेशनल हाईवे पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हो सकता है कि लॉकडाउन को लेकर के कार्य थोड़ा सा बाधित हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता नहीं है कि कार्यदायी संस्था इसको लेकर के बहुत संजीदा है। काफ़ी लापरवाही उनके द्वारा यहाँ पे बरती जा रही है। आगे बढ़ते हैं और खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर धारचूला की रहने वाली उपासना फिरमाल ने गाने के जरिए लोगों को लॉकडाउन के प्रति जागरूक करने की कोशिश की है। उपासना का गाना इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो कुछ लोग गानों के जरिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। पिथौरागढ़ के बॉर्डर एरिया धारचूला में रहने वाली उपासना फिरमाल ने भी यही प्रयास किया है। नैनीताल में भवाली और भीमताल के पालिका अध्यक्षों ने भगवान गोलजू के दरबार में कोरोना बीमारी को खत्म करने की फरियाद लगाई। लॉकडाउन की वजह से मंदिर बंद होने के चलते प्रांगण में ही हवन और पूजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। दूर होंगे और बहुत जल्दी एक बार पुनः पटरी, देश की पटरी पे अर्थव्यवस्था सारी सब कुछ आ जाएगी। इसी की शांति के लिए हम यहाँ पर गुरुदेवता के दरबार में, न्याय के दरबार में हम अर्जी लगाने के लिए आए। और चलिए इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।